स्टैट्यूटरी वार्निंग, अपने गर्लफ्रेंड के साथ लेक साइड पर मत बैठो क्योंकि इससे एक न्यूक्लियर प्लांट डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अपने वाइफ के साथ रात के टाइम पे लॉन्ग ड्राइव पे निकलना बंद करो क्योंकि आपके सामने कोई भी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स से टेलीपोर्ट हो सकता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का लेटेस्ट वेब सीरीज डार्क सीजन 3 इन्हीं दो चीजों को रोकने के लिए बनाया गया है और ये सच है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डार्क सीजन 3 का एंडिंग। और हाँ, मैं भी खुश हूँ क्योंकि ये घटिया इंट्रो खत्म हो रहा है। इस एंटायर वेब सीरीज में जिस फ्रेज या फिर मुहावरे को सबसे ज्यादा टाइम तक यूज किया गया है वो है द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग। शुरुआत ही अंत है और अंत ही शुरुआत है। और इसमें थोड़ा सा सेंस भी बनता है क्योंकि सीजन 3 का फाइनल एपिसोड सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड का वो शॉट हम लोगों को दिखाता है जिधर पे माइकल कॉर्नवॉल्ड सुसाइड कर रहा है। मतलब लिटरली हम लोग इस वेब सीरीज के एंडिंग में इस वेब सीरीज के स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हैं और एक व्यूअर्स के हिसाब से हम लोग एक टाइम लूप को कंप्लीट करते हैं। मतलब जहां से हम लोगों ने इसे देखना शुरू किया था हम लोग फाइनली वहीं पे पहुंचते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि क्या इस लूप को तोड़ा जा सकता है, और एडम के हिसाब से हाँ ये पॉसिबल है। ये डेडपूल के जैसे सुंदर दिखने वाला एडम असल में जोनस कॉर्नवॉल का ओल्ड वर्जन है और इसके चेहरे का ये हालत इसी रीजन से है क्योंकि ये बहुत बार टाइम ट्रैवल कर चुका है और टाइम ट्रैवलिंग अपना मार्क छोड़ता है। अभी एडम पेन और सफरिंग से भरे हुए इस लूप को ब्रेक करने के लिए वो एक रास्ता फाइंड आउट करता है जिसका नाम है पैराडाइज। लेकिन उसके हिसाब से पैराडाइज डेथ के जैसा है जिधर पे जाने के बाद पेन और सफरिंग खत्म हो जाते हैं। अभी पैराडाइज में जाने के लिए एडम अपना एंटायर लाइफ जिस चीज को फाइंड आउट करने के लिए स्पेंड करता है उस चीज का नाम है द ओरिजिन। द ओरिजिन एक ब्रिज है जो उसके दुनिया को एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। अभी शो के कंफ्यूजन को थोड़ा सा कम करने के लिए इधर पे इंट्रोड्यूस किया गया है पैरेलल रियलिटीज और इसी रीजन से इधर पे दिखाया गया है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मरने के बाद भी उनका जिंदा कॉपी हम लोगों के सामने आ रहा है। जैसे कि सीजन 2 में उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के डिस्ट्रॉय होने से बिल्कुल पहले जोनस को मार्था बचा लेती है जबकि उसका डेड बॉडी उधर पे ही पड़ा हुआ था। मतलब ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी से है। और फाइनल सीजन के फर्स्ट एपिसोड से ही जोनस के साथ साथ हम लोगों को भी ये पता चल जाता है कि इन दोनों दुनिया में ही चीजें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। मतलब इस ऑल्टरनेट रियलिटी में हैना प्रेग्नेंट है और ऑल्ड्रिच उसका हस्बैंड है। टॉडविन वॉलर का आंख ठीक है लेकिन इस ऑल्टरनेट रियलिटी में उसका एक हाथ नहीं है। बूढ़े डॉक्टर के कान के बदले उसका आंख डैमेज है और इस यूनिवर्स में टिकटॉक अभी भी बैन नहीं हुआ है। मजाक था। अभी ये दोनों दुनिया किस तरीके से हम लोगों के सामने आता है ये जानने के लिए हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा 1971 में, जब एक रात एजी टैन हाउस के साथ उसका बेटा मैरिक झगड़ता है क्योंकि सीनियर टैन हाउस अपने साइंस थ्योरीज में ही बिजी रहते हैं और इसी रीजन से मैरिक अपनी बीवी और अपनी बच्ची शार्लेट को लेकर उसी रात घर छोड़ देता है। और हाँ, यही वो शार्लेट है जो बाद में जाकर बनती है विंडन की चीफ ऑफ पुलिस। अभी ये चीज तो हम लोगों को दिखाया नहीं गया लेकिन इस दुनिया में जिसे हम लोग ओरिजिन वर्ल्ड के नाम से जानते हैं इधर पे मैरिक और सोनिया के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बेबी शार्लेट का कुछ पता नहीं चलता। तो इस इंसिडेंट के बाद टैन हाउस अपने साइंस स्किल्स को काम में लगाता है और फिर वो एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने फैमिली को फिर से जिंदा देख सके। तो अभी 1974 से लेकर 1986 तक टैन हाउस दुनिया के पहले टाइम मशीन को बना लेता है, लेकिन इस मशीन का मेल फंक्शन ओरिजिन वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है और इन दोनों ही वर्ल्ड को हम लोग सीजन 1 और सीजन 2 में देख चुके हैं। अभी ये जो ऑल्टरनेट वर्ल्ड है इसे सीजन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन एडम को टैन हाउस का ये स्टोरी कंप्लीट तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पता होता है और इसी पॉइंट पे वो मिस्टेक करता है क्योंकि उसे लगता है कि दो दुनिया है और अगर इस इन्फिनिट लूप को तोड़ना है तो फिर उसे ओरिजिन को खत्म करना पड़ेगा। और फिर बाद में हम लोगों को पता चलता है कि ओरिजिन और कुछ नहीं बल्कि मार्था और जोनस का बेबी बॉय है। वैसे इधर पे मार्था ऑल्टरनेट वर्ल्ड से है और जोनस दूसरे दुनिया से, और जैसे कि ये बच्चा दो सेपरेट वर्ल्ड्स के बीच का एक कनेक्शन है तो इसे ऐसे ही मारा नहीं जा सकता। और इसी रीजन से एडम उस न्यूक्लियर प्लांट के गॉड पार्टिकल्स को चेंज होने देता है। फिर अपोकलिप्स होता है, मतलब दोनों ही दुनिया में ये न्यूक्लियर प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर मार्था ऑल्टरनेट वर्ल्ड से इधर पे पहुंचती है, जोनस उसे प्रेग्नेंट करता है और फिर उसके बाद एडम उसे कैप्चर करता है और अपने प्लान के हिसाब से वो मार्था के साथ साथ उस बच्चे को भी खत्म कर देता है ताकि वो पेन और सफरिंग से भरे हुए उस लूप को ब्रेक कर सके। लेकिन इधर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि अगर ये लूप इधर पे खत्म हो जाता तो फिर वो मर जाता या फिर पैराडाइज पहुंच जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और मार्था के मरने के बाद वो थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाता है। वहीं एडम के ऑपोजिट है ईव, मार्था का ओल्ड वर्जन, और ये टेक्निकली इस लूप को प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब ये नहीं चाहती है कि ये लूप डिस्ट्रॉय हो जाए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर इनका बेटा भी मर जाएगा। और मार्था के बेटे का मतलब होता है ये तीन स्कारफेस। लेकिन इधर पे एक चीज थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि इन तीनों का कोई नाम नहीं है, मतलब क्रेडिट में इन्हें कहा जाता है अननोन। तो बेसिकली इस सीजन में क्या होता है, एडम और ईव विंडन के सारे कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट कर रखते हैं ताकि ये दोनों वही कर सके जो ये करना चाहते हैं। लेकिन इधर पे भी ये दोनों गलत होते हैं क्योंकि इस लूप का कुछ भी नहीं किया जा सकता। Solange der Knoten existiert, sind wir in beiden Welten dazu verdammt, jedes Leid auf ein neues zu empfinden und auszulösen. Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Welten.
Die Dinge passieren vielleicht nicht auf dieselbe Art und Weise oder zur selben Zeit, aber sie passieren. अभी क्लॉडिया इधर भी ये कहना चाहती हैं कि अगर एडम और ईव इस लूप में या फिर इस दुनिया में कुछ बदलना चाहते हैं तो फिर दुनिया खुद को इस तरीके से एडजस्ट करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं और फाइनली वही रिजल्ट आएगा जो एडम और ईव के इंटरफेयर करने से पहले आया था। और इस चीज को हम लोग देखते हैं ऑलरिच के साथ जो डॉपलर को मारना चाहता है। जब पहले दुनिया में ऑलरिच 1950 में पहुंचता है और वो डॉपलर को मारने की कोशिश करता है तब वो टेक्निकली अनसक्सेसफुल होता है क्योंकि वो अपना एंटायर लाइफ साइको वार्ड में स्पेंड करता है। और फिर ऑल्टरनेट रियलिटी में जब वो इस काम को 80s में करने जाता है तब ऑलरिच खुद ही मारा जाता है। मतलब इन दोनों ही इंसिडेंट में डॉपलर को चोट लगता है लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर जाता है और ऑलरिच के साथ हर इक्वेशन में गलत ही होता है। अभी क्लॉडिया एडम से कहती है कि वो जो इस लूप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ये असल में बहुत बार हो चुका है और वो हर बार फेल हो चुका है क्योंकि एडम को उस चीज के बारे में पता नहीं है जिसे कहा जाता है स्विच पॉइंट या फिर लूप होल। टाइम का एक ऐसा मोमेंट जब किसी भी इवेंट को ऑल्टर किया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है। और ईव इस चीज को एक इन्फिनिटी साइन के जरिए मार्था को एक्सप्लेन करती हैं। ये दोनों सर्कल दो दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, पहला है जोनस का और दूसरे में से आई है मार्था। और इन दोनों दुनिया के इंटरसेक्ट पॉइंट को कहा जाता है स्विच पॉइंट। और इधर पे ही टाइम का वो मोमेंट आता है जिधर पे ये दोनों दुनिया टकराते हैं और इसी पॉइंट पे कोई कुछ भी कर सकता है। अभी इसी पॉइंट पे दिखाया गया है कि मार्था टाइम में पीछे जाती हैं और इसी इंटरसेक्ट पॉइंट पर वो ये डिसाइड करती हैं कि जोनस को बचाया जाए या नहीं। मतलब एक टाइमलाइन में जिसे हम लोग सीजन 2 के एंडिंग में भी देख चुके हैं, उधर पे मार्था एक घर में एंटर होती है और फिर जोनस को वो अपने साथ अपने दुनिया में ले जाती हैं और दूसरे टाइमलाइन में वो बार्टास के साथ जाती हैं। अभी एडम को इस टाइम लूप के बारे में कुछ पता नहीं होता लेकिन ईव को सब कुछ पता होता है। लेकिन जैसे कि ईव इस लूप को मेंटेन रखना चाहती है तो इसी रीजन से वो इस सीक्रेट को खुद के पास रखती है। लेकिन इधर पे एडम और ईव ये नहीं समझते हैं कि ये कोई इन्फिनिट लूप नहीं है, इसे कहा जाता है ट्राइकेट्रा। मतलब इधर पे रहता है एक थर्ड डायमेंशन जिसे इन दोनों में से कोई भी काउंट नहीं करता एक्सेप्ट क्लॉडिया। और एक पॉइंट पर सिर्फ वही इस नॉट को सही करना चाहती है क्योंकि उसे अपनी बेटी रजीना को बचाना है। वैसे जोनस के बल में रजीना ब्रेस्ट कैंसर से मर रही होती है और फिर बाद में उसे ट्रॉन्टा नेल्सन जो उस अपोकलिप्स को सरवाइव कर चुका है वो उसे मार डालता है। मतलब ऐसे नहीं तो वैसे इसे मरना ही है। अभी अगर ऑल्टरनेट रियलिटी की बात की जाए तो फिर भी वो मर जाती है डेटेड सितंबर 2, 2019 प्रोबेबली ब्रेस्ट कैंसर। मतलब इन दोनों ही दुनिया में वो मरती है पेन और सफरिंग से। लेकिन अगर इस पॉइंट पे उस थर्ड रियलिटी की बात की जाए तो फिर वो उधर पे एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करती हैं और वो है ओरिजिन वर्ल्ड का रियलिटी। तो क्लॉडिया 33 साल इन दोनों दुनिया में कंटिन्यूअसली टाइम ट्रैवल करती है और इस बीच वो ओरिजिन वर्ल्ड, लूप होल और सबसे इम्पोर्टेंट वो इस चीज का पता लगाती है कि रेजिना उसकी बेटी उस नॉट के साथ कनेक्टेड है या नहीं। मतलब अगर वो लूप डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या वो सरवाइव कर पाएगी या नहीं। और हाँ, वो ओरिजिन वर्ल्ड में सरवाइव करती हैं क्योंकि वो उस नॉट के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो जब तक क्लॉडिया इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करती उसके माइंड में एक खुराफाती प्लान आता है जो कि है एडम और ईव को मैनिपुलेट कर रखना ताकि उन दोनों को ये लगने लगे कि सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है। मतलब एडम को लगता है कि वो उस लूप को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ईव को लगता है कि वो उस लूप को प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन इस लूप को डिस्ट्रॉय करने का प्रॉपर प्लान जिसके पास रहता है वो है क्लॉडिया। क्लॉडिया एडम को तब से मैनिपुलेट कर रही है जब से एडम को लगता है कि क्लॉडिया मर चुकी है। सीजन 2 में नोआ एडम के कहने पर क्लॉडिया को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट करता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि वो सीजन 3 में जिंदा कैसे हैं? तो इसके आंसर में क्लॉडिया एडम से कहती है कि वो एक लूप होल को अपने यूज में लेती है, फिर वो एक दूसरे डायरेक्शन में जाती है जिधर पे वो नोआ के सामने पहुंचती ही नहीं है, वो पहुंचती है एडम के सामने। और हाँ, वो मोमेंट यही है और ये पहली बार हो रहा है। अभी क्लॉडिया एडम को आइडिया देती है ताकि वो टाइम में पीछे जा सके। सीजन 2 के बिल्कुल आखिर में जब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्ट्रॉय हो रहा था, मतलब एपोकलिप्स के बिल्कुल पहले, या फिर उस लूप होल में पहुंचकर जोनस को रेस्क्यू कर सके और फिर जोनस को ओरिजिन वर्ल्ड भेज सके ताकि जोनस उधर पे सब कुछ ठीक कर सके। और हाँ, क्लॉडिया और एडम की इस मीटअप के बाद सब कुछ क्लॉडिया के हिसाब से ही होता है। अभी एडम जोनस को रेस्क्यू कर ऑल्टरनेट वर्ल्ड पहुंचता है और फिर जोनस मार्था को मैग्नस और फ्रांचेस्का के सामने से उठा लेता है ताकि इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड का टाइमलाइन बिल्कुल सही हो जाए और एकदम आखिर में बचता है सिर्फ एक टाइमलाइन, द ओरिजिन वर्ल्ड का टाइमलाइन, जो अभी भी बिगड़ा हुआ है। अभी जोनस मार्था को लेकर ट्रांसपोर्ट होता है जून 21, 1986 और ये वही डेट है जब टैन हाउस ओरिजिन वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है। इसके बाद वो विंडन केव में पहुंचते हैं, फिर उधर पे एक पोर्टल ओपन होता है और फिर वो उसके मदद से ओरिजिन वर्ल्ड पहुंचते हैं। लेकिन इन दोनों दुनिया के बीच में ये जो जगह है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मार्था और जोनस इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या था, तो उन दोनों के पास ही कोई आंसर नहीं होता। फिर मार्था को लगता है कि वो बस एक ड्रीम था और उस ब्रिज के एग्जिस्टेंस को लेकर इन दोनों के ही माइंड में डाउट्स रहते हैं। मतलब अगर कोई टाइम में पीछे जाता है और फिर उधर पे वो कुछ फेरबदल करता है तो क्या वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट करेगा? तो इसका आंसर है कि ये एक पैराडॉक्स
पैराडॉक्स है, मतलब ये एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता है। और इस चीज को टेन हाउस एपिसोड 7 के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से एक बिल्ली एक ही टाइम में एक डायमेंशन में जिंदा है और दूसरे में मारा जाता है। लेकिन जो भी हो, इसके बाद जोनस और मार्था ओरिजिन वर्ल्ड में मैरिक और सोनिया के कार के बिल्कुल सामने टेलीपोर्ट होता है और उनका कार वहीं पे रुक जाता है। मतलब मैरिक अपने फैमिली को लेकर इस टाइम पे उस ब्रिज पर पहुंचता ही नहीं है और इसी रीजन से उनका एक्सीडेंट भी नहीं होता, मतलब वो बच जाते हैं। और इस पॉइंट पे जोनस मैरिक से एक डायलॉग शेयर करता है, जो हम जानते नहीं है वो समंदर के जैसा बड़ा है और जितना हम जानते हैं वो पानी की एक बूंद के जैसा है। अभी जोनस के इस डायलॉग से मैरिक कन्विंस्ड हो जाता है और ऐसा इसी रीजन से होता है क्योंकि सीनियर टेन हाउस इस डायलॉग को अपने बेटे मैरिक के साथ बहुत बार शेयर कर चुका है और जोनस को भी ये पता होता है कि मैरिक इससे पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो जाएगा और फिर वो अपने डैड के पास वापस चला जाएगा। और हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है और इसी तरीके से जोनस ओरिजिन वर्ल्ड के टाइमलाइन को फिक्स करता है और उस नोट को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब इससे जोनस और मार्था का वर्ल्ड डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मतलब अभी के टाइम पे इन दोनों की दुनिया का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है और अभी जैसे कि मैरिक जिंदा है तो इसी रीजन से टेन हाउस कोई टाइम मशीन बनाता ही नहीं है और अभी दोनों दुनिया डिसइंटीग्रेट हो जाता है और सिर्फ बचता है ओरिजिन वर्ल्ड। इसके बाद हम लोगों को ओरिजिन वर्ल्ड का एक ग्लिम्स दिखाया जाता है, मतलब इन कैरेक्टर्स के हिसाब से ये ओरिजिन वर्ल्ड कैसा है ये हम लोगों को दिखाया जाता है। सबसे पहले एक क्लोजअप पिक्चर दिखाया जाता है जिधर पे हम लोग देख सकते हैं रेजिना, क्लॉडिया और बैरन डॉपलर। और इस पिक्चर को देखकर हम लोगों को पता चलता है कि डॉपलर रेजिना का फादर है। रेजिना इधर पे हैप्पीली अपने लाइफ को स्पेंड कर रही है और शायद उसे कैंसर नहीं है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है पीटर, जो स्प्लिट टाइमलाइन में एक प्रीस्ट था और अपने सेक्सुअलिटी को हाइड कर रखता था क्योंकि उसे लड़का पसंद है। वो ओरिजिन वर्ल्ड में एक ट्रांसजेंडर वुमन को डेट कर रहा है। मतलब एक लड़के को लड़का कैसे पसंद आता है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन पीटर को अभी अपने बाप का डर नहीं है और इसी रीजन से वो इस ट्रांसजेंडर वुमन को फ्रीली डेट कर रहा है। फिर हम लोग को इधर भी दिखाया जाता है कटरीना, लेकिन ऑलरेज को दिखाया नहीं जाता, तो शायद ये दोनों अभी साथ नहीं है। इनफैक्ट ये शायद अभी मैरिड भी नहीं है क्योंकि इनके हाथ में कोई वेडिंग रिंग नहीं है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वॉलर, जो अभी हैना को डेट कर रहा है और हैना प्रेग्नेंट है, तो शायद वॉलर अभी हैना से शादी करेगा। और हाँ, इस एंटायर 3 सीजन के वेब सीरीज में बस यही एक मोमेंट है जिसे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और इसे देखकर हम लोगों को पता चलता है कि ओरिजिन वर्ल्ड इतना भी बुरा नहीं है। फिर इसके बाद लाइट आउट होता है और हैना एक डेजा वू को एक्सपीरियंस करती है। मतलब वो ये एक्सपीरियंस करती है कि किस तरीके से एक दुनिया खत्म होता है और उस टाइम पर उधर के लोगों को किसी भी चीज की चाहत या फिर जरूरत नहीं होता। मतलब किसी भी इंसान का दिमाग उस टाइम पे खाली हो जाता है और वो हर एक चीज से फ्री हो जाता है। अभी इधर पे शायद वो उन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन कैरेक्टर्स के साथ हम लोग इस एंटायर वेब सीरीज को स्पेंड करते हैं और जैसे कि वो नोट अभी कट चुका है, वो सब अभी एडम के अकॉर्डिंग पैराडाइज में है जिधर पे कोई भी पेन नहीं, कोई सफरिंग नहीं और वो बस आखिर में खुश है। इसके बाद बिल्कुल आखिर में हैना सबसे कहती है कि वो अपने बच्चे का नाम रखना चाहती है जोनस, जो कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इस शो के क्रिएटर्स इस शो को इसी तरीके से खत्म करना चाहते थे और सच में ये बहुत ही कमाल का वेब सीरीज है। मतलब फाइनल शॉट से पहले हम सब लोग एक डार्क रूम में रहते हैं। और हाँ, मेरे को भी पता है कि मैंने इस वेब सीरीज के सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मेरे भाई ये थोड़ा ज्यादा ही माइंड बेंडिंग है, लेकिन जो भी है जैसा भी है यही है। और अभी ब्रीथ इनटू द शैडो और ओल्ड गार्ड भी देखना है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।